स्टिंग गन भी उसके पास ही थी। ये असलहा उसे किसी भी जगह पुलिस के हाथों पकड़वा सकता था। चुनाचे उससे वक्ती तौर पर निजात हासिल करनी बहुत जरूरी थी। एक जगह रेलवे लाइन के साथ सिग्नल का खंबा आ गया। खंबे पर सिग्नल की सुर्ख बत्ती रोशन थी। वहां ढलान पर एक जगह ईंटों का ढेर लगा हुआ था। शेर खान को असलहा छुपाने के लिए वो मौजूद जगह लगी। उसने जल्दी जल्दी ईंटों को एक जगह से हटाकर अंदर काफी जगह बना ली। फिर उसमें अपनी स्टेन गन और दस्ती बम और फालतू मैगजीन छुपाकर उस पर ईंटें इस तरह रख दी कि किसी को शक नहीं पड़ सकता था कि इसके अंदर कोई शय है। सिग्नल के खंबे की निशानी जगह तलाश करने के लिए काफी थी। उसने यही सोचा कि बाद में कुतुबुद्दीन के साथ या कोई आदमी लेकर वहां से असलहा निकाल कर ले जाएगा। उसके पास सिर्फ कमांडो चाकू ही रह गया था। चूंकि उसकी वर्दी शिकारियों वाली थी, इसलिए किसी को उसके चाकू पर एतराज नहीं हो सकता था। एक जगह रेलवे फाटक आ गया। वहां से एक सड़क रेल की पटड़ी से उतरकर उस तरफ जाती थी जिस तरफ शहर था। कमांडो इस ख्याल से रेलवे लाइन से उतरकर सड़क पर चल पड़ा कि शायद ये सड़क आगे जाकर शहर को जाने वाली बड़ी सड़क के साथ मिल जाती हो और वहां से उसे शहर को जाता कोई ट्रक वगैरह मिल जाए। रात के अंधेरे में रेलवे फाटक वाली सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। कुछ दूर तक खेतों और दरख्तों के साथ चलते रहने के बाद उस सड़क ने शेर खान को बड़ी सड़क पर पहुंचा दिया। शेर खान को मालूम था कि शहर किस समत पर है। ये बड़ी सड़क उसी समत को जा रही थी और उस पर बिजली की बत्तियां भी फासले फासले पर रोशन थीं। वो सड़क से थोड़ा हटकर शहर की जानिब पैदल ही चलने लगा। शहर की तरफ से एक दो ट्रक आकर गुजर गए। पीछे से भी एक ट्रक आया। शेर खान ने उसे हाथ दिया मगर वो ना रुका। फिर एक प्राइवेट गाड़ी आई और वो भी उसके इशारे पर ना रुकी और आगे निकल गई। कुछ देर के बाद पीछे से फिर किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी तो शेर खान ने हाथ का इशारा दिया। ये एक ट्रक था जिस पर लकड़ियों के शहतीर लदे हुए थे। खुदा जाने ड्राइवर के जहन में क्या आया कि उसने ट्रक आगे जाकर सड़क के किनारे पर रोक लिया। कमांडो शेर खान दौड़कर ट्रक के पास आया। उसका ड्राइवर नौजवान तमिल था। उसने तमिल जबान में ही पूछा, कहाँ जाना है? शेर खान ने भी तमिल में जवाब दिया, मदुराई जाना है। ड्राइवर ने कहा, बैठ जाओ। शेर खान ड्राइवर के साथ बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। ड्राइवर ने पूछा, इस वक्त रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? शेर खान ने कहा, एक शिकार पार्टी के साथ हिरन के शिकार खेलने जंगल में गए थे। पार्टी से बिछड़कर जंगल में भटक गया। ट्रक पर बड़ा भारी बोझ लदा हुआ था। उसकी रफ्तार हल्की थी। उसने मदुराई शहर में पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लगा दिए। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। शहर की मार्केटों, शॉपिंग सेंटर और बुलंद इमारतों पर नियॉन साइन की रोशनियां जगमगा रही थीं, मगर सड़कें तकरीबन खाली पड़ी हुई थीं। किसी किसी वक्त कोई गाड़ी गुजर जाती थी। ट्रक शहर में दाखिल हो चुका था। कमांडो शेर खान एक खास जगह पर उतर गया। वहां से वो पैदल ही मदुराई के मुजाहिदों के खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़ा। जिस वक्त वो वहां पहुंचा, आसमान पर सुबह काजिब की नीलाहट झिलमिलाने लगी थी। दक्कन का मास्टर स्पाई रशीद अहमद और मजूरा का मास्टर स्पाई मुजाहिद कुतुबुद्दीन दोनों खुफिया ठिकाने पर मौजूद थे और दोनों ही चाय की चैनक और प्यालियां सामने रखे जाग रहे थे। कमांडो शेर खान को अकेला आते देखकर रशीद अहमद ने पहला सवाल ही ये किया, क्या हुआ? कमांडो शेर खान ने बैठते हुए कहा, डॉक्टर पिल्लाई का किस्सा पाक कर दिया है। गन के 2 ब्रस्ट उसके सीने और पेट और 1 ब्रस्ट उसकी खोपड़ी से पार कर दिया है। जिंदाबाद। कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद ने बैक वक्त कहा। लेकिन शाहिद अली कहाँ है? कुतुबुद्दीन ने पूछा। कमांडो शेर खान ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा, मैंने उसे डॉक्टर पिल्लाई के कमरे की छत से दूसरी तरफ छलांग लगाते देखा था। गार्ड के संतरी फायरिंग करते उसके पीछे जरूर भागे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि मुजाहिद शाहिद अली फरार होने में कामयाब हो गया होगा। वो सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगा। शाहिद अली ने छत पर से देख लिया था कि शेर खान ने डॉक्टर पिल्लाई का काम तमाम कर दिया है, लेकिन नागदासी की चीखों की वजह से वहां सिक्योरिटी गार्ड्स के संतरियों और फौजी सिपाहियों की जानिब से जो अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी और जिसके जवाब में शेर खान ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद शाहिद अली ने भी ऊपर से शेर खान को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए फायर खोल दिया। सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसको पकड़ने या हलाक करने के लिए गोलियां बरसाते उस जीने की तरफ दौड़े जो छत पर जाता था। अब शाहिद अली के लिए वहां से फरार होना लाजमी हो गया था। चुनाचे उसने छत की दूसरी तरफ झाड़ियों में छलांग लगा दी। झाड़ियां काफी घनी थीं। वहां गिरने से उसे कोई चोट वगैरह ना आई। वो झाड़ियों से निकलकर अंधेरे में जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सिपाहियों ने उसे छलांग लगाते देख लिया था। उन्होंने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियां दरख्तों के पत्तों और शाखों को उड़ाती हुई गुजर रही थी, लेकिन शाहिद अली उनकी जब्त से निकल गया। समत का उसे अंदाजा था। कश्मीर के जंगलों में वो भारतीय फौजियों के खिलाफ इस किस्म के कई मार्के अंजाम दे चुका था। वो जंगली पौधों और झाड़ियों में से गुजरता हुआ उस समत को जा रहा था जिधर जंगल का किनारा था और जहां से वो शेर खान के साथ जंगल में दाखिल हुआ था। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते को पहचानना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसके पीछे फायरिंग के धमाके जरूर हो रहे थे, मगर गोलियां उसके ऊपर से ही गुजर रही थीं। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के उस तंग रास्ते पर आ गया जो दरख्तों के नीचे से होता हुआ जंगल की सरहद तक चला गया था। अब वो दौड़ नहीं रहा था, अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा तेज चलने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे अब फायरिंग की आवाज कभी कभी आ जाती थी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये आवाज़ें बहुत दूर रह गई थी। उसे दूर दरख्तों के तनों के दरमियान रोशनियां इधर से उधर गर्दिश करती नजर आईं। वो समझ गया कि ये जंगल के किनारे वाले वॉच टावर की सर्च लाइटों की रोशनियां हैं। उसे इन रोशनियों के दरमियान से गुजर कर जंगल की सरहद पार करनी थी। वो मोहतात होकर चलने लगा। रोशनियों के करीब आया तो उसने देखा कि रोशनियां बड़ी तेज तेज गर्दिश कर रही थी। अचानक फायरिंग के धमाके होने लगे। शाहिद अली वहीं एक दरख्त के पीछे हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। ये फायरिंग वॉच टावर की मशीन गन पोस्टों से की जा रही थी। उसको शेर खान का ख्याल आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उस जगह से जंगल उबूर करने की कोशिश कर रहा हो और उसे देखकर सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी हो। उसने उस जगह से जंगल से बाहर निकलने का इरादा तर्क कर दिया और जंगल की दूसरी समत की जानिब चल पड़ा। जंगल के उस इलाके से वो वाकिफ नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वो जंगल से निकल जाने में कामयाब हो जाएगा। आखिर जंगल किसी न किसी जगह जाकर तो खत्म जरूर होगा। इस बात की उसे खुशी थी कि उनका मिशन नाकाम नहीं रहा था और उन्होंने दुश्मन इस्लाम और दुश्मन पाकिस्तान डॉक्टर पिल्लाई को मौत के घाट उतार दिया था। जंगल के जिस इलाके में वो दाखिल हुआ था वहाँ खाइयाँ और घाटियाँ बहुत थीं। चुनाची अंधेरे में उसे फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ रहा था, मगर वो कहीं रुकने की बजाय चलता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जंगल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खिलाफ तवक्को जंगल के मशरकी किनारे की तरफ पहुंच गया था। उसे दरख्तों के दरमियान से बहुत फासले पर 2-3 रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थीं। ये किसी सड़क पर लगे हुए खंभों की रोशनियां हो सकती थीं। शाहिद अली जल्दी जल्दी चलने लगा। उसका ख्याल था कि खुफिया रिसर्च सेंटर वालों ने उस तरफ कोई वॉच टावर नहीं बनाया, क्योंकि उस तरफ सर्च लाइट की रोशनी कहीं भी नहीं थी। लेकिन उसका ख्याल गलत था। रिसर्च सेंटर वाले इतने अहमक नहीं थे कि जंगल के एक किनारे पर तो उन्होंने ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा हुआ हो और दूसरा किनारा बिल्कुल छोड़ दिया हो। वॉच टावर जंगल के उस किनारे पर भी था और सर्च लाइट भी मौजूद थी, मगर उसे जानबूझकर बुझा दिया गया था। वॉच टावर वालों को वायरलेस पर इत्तला मिल चुकी थी कि डॉक्टर पिल्लाई को कश्मीरी मुजाहिदीन ने कत्ल कर दिया है और वो जंगल में फरार हुए हैं और जंगल के उसी इलाके में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। चुनाचे इस इत्तला के मिलते ही इस इलाके की सर्च लाइट बुल कर दी गई थी। ये कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को पकड़ने के लिए एक ट्रैप था, एक जाल था। वॉच टावर की मशीन गन पोस्ट से अंधेरे में भी चीजों के धुंधले खाके दिखाई देने वाली दूरबीन से जंगल के उस किनारे के बाहर निकलने वाले रास्तों की मुसलसल निगरानी हो रही थी। शाहिद अली इस जाल से बेखबर ये सोचकर कि रास्ता साफ है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। जंगल का किनारा जहां खत्म होता था वहां आगे एक मैदान था। हर तरफ खामोशी थी। शाहिद अली इन दरख्तों से बाहर निकल आया और सामने खुले मैदान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरख्तों से बाहर खुली जगह में आया, उसे मशीन गन पोस्ट के कमांडोज ने अपनी दूरबीन में देख लिया। उसने फौरन इशारा किया। एकदम से सर्च लाइट रोशन हो गई और उसकी रोशनी में शाहिद अली साफ नजर आने लगा। शाहिद अली दौड़ पड़ा, मगर उसके आगे फौजी पेट्रोल पार्टी के 6 मुसल्ला सिपाही पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। वो 1 सेकंड में बाहर निकल आए। उन सब की स्टेन गनों का रुख शाहिद अली की तरफ था। वो पूरी रोशनी में था। गन फेंक कर ऊपर हाथ उठा लो, भागने की कोशिश की तो छलनी कर देंगे। मुजाहिद शाहिद अली समझ गया कि वो फंस गया है और अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने स्टेन गन नीचे रख दी और हाथ ऊपर उठा लिए। मशीन गन पोस्ट के कमांडर को रिसर्च सेंटर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर की तरफ से हिदायत मिली थी कि मफरूर कमांडो को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। अगर वो भागने की कोशिश करे तो बेशक उसे गोली मार दी जाए। ऐसी सूरत में किसी कमांडो को जिंदा पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि उसे उसके मिशन और उसके दूसरे साथियों के बारे में पूछगिछ की जा सके और मालूमात हासिल की जा सके। मुजाहिद शाहिद अली पकड़ा गया और जिंदा पकड़ा गया था। फौरन शाहिद अली के दोनों बाजू पीछे से रस्सी से कसकर बांध दिए गए। उसकी तलाशी ली गई तो उसके शिकारी कपड़ों की जेब में से दस्ती बम और कमांडो चाकू भी बरामद हुए। उसे पूरी तरह हिरासत में लेने के बाद सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही उसे धकेलते हुए लेकर वॉच टावर की गन पोस्ट पर ले आए। यहाँ लाकर उन्होंने मुजाहिद शाहिद अली के पांव में भी इस तरह रस्सी बांधी कि वो बमुश्किल चल तो सकता था मगर दौड़ नहीं सकता था। उसी वक्त वॉच टावर से पीछे जंगल के खुफिया रिसर्च सेंटर में वायरलेस कर दिया गया कि डॉक्टर पिल्लाई के कातिलों में से एक कश्मीरी कमांडो को पकड़ दिया गया है। रिसर्च सेंटर से उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उड़कर जंगल के किनारे मैदान में वॉच टावर के सामने आकर उतर गया। इसमें रिसर्च सेंटर की सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर 4 सिपाहियों के साथ बैठा था। उसने वॉच टावर को पैगाम दिया कि कश्मीरी कमांडो को हेलीकॉप्टर में लाया जाए। शाहिद अली को वॉच टावर से उतारकर हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया और हेलीकॉप्टर उसे लेकर 50 मील के फासले पर मजूरा शहर के फौजी कैंप में आ गया।
वहां शाहिद अली को क्वार्टर गार्ड में जबरदस्त पहरे के साथ बंद कर दिया गया। सुबह होते ही उसे फौजी कमांडोज की हिरासत में एक फौजी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंचा दिया गया। हैदराबाद के निवाह में 11 मद्रास आर्टिलरी रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था। यहाँ शाहिद अली को मिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉर्चर सेल में लाकर उससे पूछगिछ और तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया। उधर जब दूसरे रोज भी मुजाहिद शाहिद अली मजूरा के रजाकारों के खुफिया ठिकाने पर न पहुंचा तो कुतुबुद्दीन और मास्टर स्पाई रशीद अहमद और कमांडो शेर खान को फिक्र लग गई। रशीद अहमद कहने लगा कहीं शाहिद अली शहीद न हो गया हो। शेर खान ने कहा मैंने उसे डॉक्टर पिल्लाई के कमरे की छत से दूसरी तरफ छलांग लगाते देखा था। उसके बाद अगर वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़प में शहीद हो गया हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कुतुबुद्दीन बोला इस बारे में पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी। अगर वो शहीद हो गया है तो हम जंगल से उसकी मैयत उठा लाने की कोशिश करेंगे। शेर खान ने कहा हो सकता है भारतीय संतरियों ने शहीद की मैयत को किसी गहरी खाई या गड्ढे में फेंक दिया हो। कुतुबुद्दीन कहने लगा तलाश करने में क्या हर्ज है। रशीद अहमद ने कहा जंगल का वो इलाका बेहद हसास और खतरनाक इलाका बन चुका है। वहाँ जो रजाकार जाएगा वो भी पकड़ लिया जाएगा। कुतुबुद्दीन ने बड़ी जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए कहा ये काम मैं खुद करूंगा। मैं अपने शहीद साथी की मैयत पूरे एहतराम के साथ सुपुर्द खाक करूंगा। शेर खान और रशीद अहमद खामोश हो गए। वो कुतुबुद्दीन को रोक भी नहीं सकते थे। जब शेर खान ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा तो कुतुबुद्दीन बोला तुम्हारा चेहरा मोहरा पंजाब के रहने वालों का है। तुम खां कितनी महारत से यहाँ की तमिल जबान बोलो। तुम्हारा लहजा साफ पहचाना जाता है कि तुम तमिल नहीं हो। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, तमिल मुसलमान हूँ। मैं उस जंगल की एक एक जगह से वाकिफ हूँ। मैं जंगल में आदिवासियों के भेष में भी जा सकता हूँ और जंगली देहातियों की जबान अच्छी तरह से बोल लेता हूँ। बहरहाल ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं आज ही अपने मुजाहिद साथी शाहिद अली की तलाश में जाऊंगा। अगर वो शहीद हो गया है तो मैं उसकी मैयत तलाश करने की कोशिश करूंगा। शहीद की मैयत किसी गहरी से गहरी खड्ड में होगी तो भी मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। याद रखो शहीद की मैयत से जन्नत की खुशबू आया करती है। कुतुबुद्दीन के काबिल एहतराम जज्बात के आगे सब ने अपने सर झुका दिए। अब उसे खुफिया रिसर्च सेंटर के खतरनाक जंगल में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। भारत के वस्ती और जुनूबी इलाके के देहात में आदिवासियों का एक ऐसा कबीला भी आबाद है जिसके मर्द बंदरों का तमाशा दिखाकर अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पाल लेते हैं। ये जंगल से बंदर पकड़ कर लाते हैं, उन्हें सिधाते हैं और फिर उनका तमाशा देखकर लोगों खास तौर पर बच्चों को खुश करते हैं और लोग उन्हें पैसे आटा वगैरह देते हैं। दिन के ठीक 1 बजे कुतुबुद्दीन ने अपना हुलिया बंदरों का तमाशा दिखाने वाले आदिवासियों वाला बना लिया। एक छोटा बंदर साथ लिया, कपड़े का मैला सा थैला बगल में लटकाया, हाथ में छड़ी पकड़ी और मजूरा से लारी में सवार होकर रिसर्च सेंटर वाले जंगल की तरफ चल पड़ा। ये लारी आगे किसी दूसरे शहर को जाती थी। 50 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जब वो जगह आई जहां से रिसर्च सेंटर वाला जंगल शुरू होता था तो कुतुबुद्दीन लारी से उतर पड़ा और उस मैदान में चलने लगा जिसके दूसरे किनारे पर से जंगल शुरू होता था और जहां दोनों जानिब वॉच टावर बने हुए थे। बंदर रस्सी के साथ बंधा कुतुबुद्दीन के साथ साथ चल रहा था। कुतुबुद्दीन के एक हाथ में छोटा सा डमरू था जिसको बजाकर बंदरों वाला तमाशा दिखाते थे और बंदरों को नचाते थे, मगर वो डमरू बजा नहीं रहा था। उसमें सब कुछ सोच रखा था कि जब कोई फौजी सिपाही उससे पूछगिछ करेगा तो वो क्या जवाब देगा। धूप निकली हुई थी, आसमान बिल्कुल साफ था। कुतुबुद्दीन को जंगल सामने नजर आ रहा था। ये जंगल खास तौर पर उसके लिए कोई नई जगह नहीं थी। उसे ये भी इल्म था कि सिक्योरिटी फोर्स के वॉच टावर किस तरफ हैं और अगर शाहिद अली के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स के सिपाहियों की झड़प हुई होगी तो वो इन दोनों वॉच टावरों के दरमियान ही होगी और अगर शाहिद अली शहीद हो गया है तो उसकी लाश भी इसी इलाके में किसी जगह पर मिलेगी। कुतुबुद्दीन वॉच टावरों के दरमियान से गुजरने की बजाय एक वॉच टावर के पहलू से होकर जंगल में दाखिल हो गया। एहतियात के तौर पर कि उस पर कोई शक न करे उसने जंगल के करीब आते ही डमरू बजाना शुरू कर दिया और बंदर को अपने कांधे पर बिठा लिया। वॉच टावर की गन पोस्ट से सिपाहियों ने कुतुबुद्दीन को देखा मगर उसे बंदरों का तमाशा दिखाने वाला समझकर उस तरफ तवज्जो न दी। कुतुबुद्दीन को अपने खास आदमी की जबानी मालूम हो चुका था कि जंगल में रिसर्च सेंटर किस मकाम पर है। चुनाचे वो उसी तरफ चलने लगा। जंगल के अंदर आकर उसने डमरू बजाना बंद कर दिया था। बंदर अभी तक उसके कांधे पर बैठा हुआ था। वो उससे अपनी आदिवासी बोली में बंदर नचाने वालों की तरह बातें भी करता जा रहा था ताकि आसपास अगर कोई सिपाही मौजूद हो तो वो उस पर कोई शक न करे और उसे बंदर नचाने वाला ही समझे। चलते चलते वो उस पुराने कब्रिस्तान तक आ गया जिसकी दूसरी जानिब रिसर्च सेंटर की खारदार दीवार और कत्ल होने वाले डॉक्टर पिल्लाई के कमरे की अकबी दीवार थी। वो ये सोचने के लिए कि अब उसे किस तरफ जाना चाहिए कब्रिस्तान में एक कब्र के पास बैठ गया। रस्सी से बंधा हुआ बंदर भी उसके सामने दोनों हाथ बगलों में देकर बैठ गया। कुतुबुद्दीन ने थैले में से चने निकालकर बंदर के आगे डाले
और उससे बातें शुरू कर दी। इतने में उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। उसने पलट कर देखा। 2 फौजी सिपाही स्टेन गन्ने कांधों से लटकाए उसकी तरफ आ रहे थे। करीब आकर एक फौजी ने तमिल जबान में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कुतुबुद्दीन जल्दी से हाथ बांध कर खड़ा हो गया। बड़ी आजिज़ी से तमिल देहातियों की बोली में बोला, महाराज मैं राजा बंदरवाला हूँ।